डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आइए उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में नियमित रूप से पूछे जाते हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसे जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि अपने अर्धवार्षिक परीक्षा को भी आप हल्के में ना लें। हो सकता है कि वही आपका मेन रिजल्ट बनकर आ जाए बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि बाद में परीक्षा अगर नहीं कराई जाती है। तो आप इसलिए अर्धवार्षिक में भी आप अपना बेहतर प्रदर्शन दें। नागरिक शास्त्र क्लास 12 के बच्चे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का यह श्रृंखला स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए प्रश्न संख्या प्रथम को देखते हैं। पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ कौन थी। तो देखिए, विश्व जो था दो महागुटों में बढ़ गया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जिसमें पहला जो गुट हो जाएगा सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली भी से हम लोग कहते हैं। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, सोवियत संघ रहे चाहे प्रणाली रहे, दोनों की बातें सेम है। और दूसरे जो पक्ष में है दूसरी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग यूएसए भी कहते हैं। तो दो महाशक्तियाँ कौन हो गई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपके पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, हमेशा नियमित रूप से हमेशा अति लघु में या तो कभी ऑप्शनल के रूप में, दोनों नहीं पूछेगा तो कम से कम एक शहर के बारे में जरूर पूछेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया। और देखिए, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। देखिए, ये भी एक प्रश्न है कि किसने बम गिराया था। तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था परमाणु बम। तो ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसकी वजह से जापान जो है बहुत बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया था। तो ये देखिए, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। आप खुद भी याद रखें और अपने फ्रेंडों को भी बता दें कि यदि ज़्यादा नंबर की रखते हो ऐसा, तो डीजे सर चैनल पर ज़रूर आना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सब्सक्राइब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे चीज़ें आपके निकाल से मिलेगी और जो भी चैनल से नोटिफिकेशन मिलता रहता है वो आप तक तुरंत आसानी से पहुंच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के भी अपने पास रख सकते हैं। एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको जब एग्जाम होंगे तो उस समय ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तीसरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण बनाए रखना है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें जो है किस प्रकार से जो है वायुमंडल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हॉट कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे हम लोग बात करते हैं, मेथेन की बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई। तो इसी प्रकार जो गैसें हैं, तो इन्हें रोकने का यानी इनके उत्सर्जन में पर नियंत्रण बनाने का जो काम है वो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से निर्माण किया गया है, इसी को रोकने के लिए। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष लोग मनाते भी हैं। और 1945 में इसका जो संगठन हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर इसका देखा जाए तो अति लघु में अगर आपको इससे प्रश्न पूछा जाता तो ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि महासचिव कहलाता है। जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए वैसे ही आप आंसर दिया करें। कभी अगर 25 शब्दों में कहा है तो ऐसा नहीं कि पता चला उसमें एक दो पन्ना लिख दें, और जिसमें पता चला 2 शब्दों का कहा है तो हम लोग उसमें केवल 50 शब्द ही लिख कर रुक जाएं। तो जितना आपको संतुलित आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाला एकदम अपने माइंड से बच्चों के साथ वो पूरी तरीके से वो हर वर्ष बनाने का उनका वही कार्य है। तो वो इस प्रकार से प्रश्नों को व्यवस्थित करते हैं कि उसमें आप संतुलित लिखते हुए आपका वो समय भी समाप्त हो जाएगा, आपके सभी प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए संतुलित उत्तर ही दें और बेहतर दें। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, WTC पर हमला कब हुआ। तो WTC का पहले अगर पूरा फुल फॉर्म पूछे आपसे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है WTC का। और साथ ही साथ यदि इस पर हमले की बात की जाए तो 11 सितंबर 2001 को इस पर हमला हुआ था। बढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में छठवां प्रश्न जो है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान जी को याद करते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी अक्सर ट्रेडिशनल में रहता है, हमेशा जो सीमांत गांधी के नाम से इसको पूछा था, ये प्रश्न अक्सर पूछता रहता है। चलिए चलिए आइए प्रश्नों की श्रृंखला में फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवें प्रश्न को, तेलंगाना आंदोलन क्यों चलाया गया था। देखिए, तेलंगाना आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य में सन 1946 में जागीरदारों द्वारा की गई जबरन एवं अत्यधिक वसूल के विरोध में चलाया गया था। तो देखिए, ये आंदोलन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जागीरदारों के विरुद्ध चलाया गया था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जबरन और अत्यधिक वसूल करते थे। जो भी खेती बाड़ी वगैरह चीज़ें थी, जो भी कार्यकलाप होते थे, क्रियाकलाप, तो किसानों मजदूरों से अत्यधिक जो ज़बरदस्ती वसूल की जाती थी उसी के विरोध में यह चलाया गया था। बढ़ते आठवें प्रश्न की ओर, मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। मार्शल योजना किससे कहते हैं। ये भी देखिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर कर सामने आया था।
इस योजना का विवरण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में आर्थिक सहायता करने से है। तो यानी कहा गया, तो देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो युद्ध समाप्त हो गया तो उसमें यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो गई थी, देखा जाए तो, क्योंकि विश्व युद्ध में वो भी शामिल था। तो उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में जो था आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दिया गया था। तो जिस योजना के तहत यह मदद दिया गया था उसी का नाम था मार्शल योजना। तो मार्शल योजना के तहत ही यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में अमेरिका ने अपनी आर्थिक सहायता दी थी, जिसे हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो मेरे नज़रों में अगर बात की जाए तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय, यानी शीत युद्ध जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में एक है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, शीत युद्ध क्यों किया गया, कैसे है, क्या कारण थे ये शामिल किया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी अति लघु में, कभी लघु में, कभी आपके विस्तृत में, कभी बहुविकल्पी में ये जो प्रश्न है घूमता रहता है। विस्तृत से भी यहाँ पर एक प्रश्न बनते हैं, पहला चैप्टर है आपका ये। तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, मतलब देखा जाए तो गोला बारूद बम पटाखे ये सब से युद्ध नहीं होता है, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। तो युद्ध जैसी स्थिति का मतलब देखा जाए तो यह जुबानी जंग होता है, कागजी युद्ध के रूप में होता है। मतलब कागज़ों पर क्या होता है कि हम उनको ये चीज़ नहीं देंगे, हम उनको वो चीज़ नहीं देंगे, या जुबानी कहा जाएगा कि हम उनको ऐसे कर देंगे, हम उनको वैसे कर देंगे, लेकिन वास्तव में युद्ध होता नहीं है, केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो उसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। इस शीत युद्ध के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो ये बताया गया कि मुख्य रूप से इसका दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत तेज़ी से फैला हुआ था शीत युद्ध का दौर। तो ये शीत युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शीत युद्ध को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और मैंने पार्टिकुलर शीत युद्ध के बारे में पूरा इसका डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले एक हमारा काम भी करते जाइए, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप हमारे मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। और आप अपनी राय भी में रखें कि आपको कौन से टॉपिक पर प्रॉब्लम है, या किस विषय में आपको समस्या हो रही है, किस विषय को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैसे प्रश्नों को इसके रूप में बहुविकल्पी हो गए, अति लघु हो गए, या विस्तृत में कैसे प्रश्नों में दिक्कत हो रही है। तो उन प्रश्नों को भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप देख सकते हैं, जो आपको नीचे अंडरलाइन में देखिए नंबर जो दिख रहा है आपको, तो उन नंबर को भी आप देख सकते हैं 950 690 285 7। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इसमें आप अपनी राय रख सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। आप उन चीज़ों के थ्रू भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर, गुट निरपेक्षता के उद्देश्य बताइए। तो देखिए आइए देखा जाए, अगर गुट निरपेक्षता के उद्देश्य हम लोग, तो गुट निरपेक्षता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो पार्टिकुलर मैं यहाँ पर देखिए 2-3 उद्देश्य को लाया हूँ, क्योंकि अति लघु में अगर आपसे पूछता है, मैंने गुट निरपेक्षता पर भी अलग से एक वीडियो बनाए रखा है, तो उस पर आप जाके वहाँ से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है गुट निरपेक्षता, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। गुट निरपेक्षता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या हैं। पहला अगर देखा जाए तो दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से स्वयं को अलग रखना। तो तटस्थ रहना, मतलब अगर कहा जाए तो न तो हम सोवियत संघ में रहेंगे, न तो हम यूएसए के साथ रहेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, बल्कि तटस्थ रहना, खुद को अलग रख लेना। तो ये एक बात कहा गया गुट निरपेक्षता का, किसी एक के पक्ष में ना रह के निष्पक्ष रह जाना। दूसरा कहा गया विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। जाहिर सी बात है, अगर विश्व में अगर युद्ध नहीं होंगे तो हथियारों की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना भी जो है गुट निरपेक्षता का एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व शांति के लिए सहयोग व समर्थन देना। जितना ज़्यादा हो सके विश्व शांति के लिए सहयोग और समर्थन देना भी कहीं ना कहीं से गुट निरपेक्षता के उद्देश्य में से इसका उद्देश्य है। गुट निरपेक्षता में देखा जाए तो हम लोग भारत भी जो देश है वो गुट निरपेक्षता का फॉलो करता है। तो ये रहे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला 10 प्रश्न। और सभी जो प्रश्न हैं आपके एग्जामिनेशन में हर बार आए हुए हैं, इसलिए आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।